नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्तानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में। एंड दिस टॉपिक इज समथिंग विच इज डेफिनेटली गोइंग हैंड इन हैंड विद द इकोनॉमी एज वेल. इट impacts it and gets impacted by the economy as well. Now, I would like to bring out some of the big revelations as far as steel industry of our nation is concerned. Not just our world, about the globe as well, and the related companies which are being impacted by the steel industry in overall basis. And this might provide you as a resourceful catalyst to take well informed decisions as far as your next level of investing is concerned. So let me bring to you one first aspect, steel industry as an overall versus India. When I see the first thing, there is a high demand production, high demand across the globe, but as far as the production capacity in India is concerned, it is way too low. China alone contributes to more than 50% of the production of the world as far as steel is concerned. But surprisingly, India, just a second to it, they are having a mere production of 5 to 6% of the overall total production in the world. Technically, 1/10 of what China is producing right now. So all during this particular video, I'll make sure to make you understand why is it happening, why our industry is just not able to grow as far as the steel sector is concerned, what all things we need to take into the consideration while we are going ahead and investing in it. सबसे पहले, there is a very high cost of production and transportation which is involved as far as the steel industry is concerned, and it alongside comes out with another problem which is the lower margins. Margins are very lower as far as the steel industry is concerned. As per the World Statistics forecast, the demand is likely to go up by 2.7% in 2022 for a total of 1,925 metric ton, while on the other hand, India is contributing to only 100 to 125 metric tons every year. See the gap. That's a huge potential which is available. But then we are just not able to tap into it because of a few reasons. Number one, अगर देसी एरियाज में बांटना है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज करना है, तो आपको 18% ऑफ जीएसटी देना पड़ेगा. हार्ड फैक्ट. दूसरा, एज पर द लेटेस्ट स्टील प्लान जो इंडिया टारगेट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट माइलस्टोन बाय 2030, इट इज फॉर अबाउट 300 मेट्रिक टन प्रोडक्शन कैपेसिटी एवरी ईयर. नाउ द प्रॉब्लम इज, हर एक प्रोडक्शन कैपेसिटी जो भी बढ़ाई जाती है, हर एक मेट्रिक टन के साथ, it will impact and it will involve a lot of capital investment, like a huge sum. एग्जाम्पल के तौर पे ये बता सकता हूँ कि एक मेट्रिक टन की अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है तो फॉर अबाउट 50 से 60 बिलियन रुपीज लगते हैं. अब अगर आप ये सोचो कि हर साल के हिसाब से मुझे अगर 15 मेट्रिक टन बढ़ाने पड़े, दैट विल इनकर एंड पीपल हैव टू इन्फ्यूज अ कैपिटल ऑफ ऑलमोस्ट 750 बिलियन से होते हुए ऑलमोस्ट 900 बिलियन. नाउ द प्रॉब्लम इज, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? इतना सारा पैसा सर दो तरीके से आ सकता है. नंबर वन, ईदर द कंपनी हैव टू इनकर अ लॉट ऑफ डेट, वापस से और लेना पड़ेगा. दूसरा, या तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो जो कि लॉन्ग टर्म रहेगी, वो यहाँ पे आके अपना पैसा इन्फ्यूज करें. बट एज ऑफ नाउ लास्ट 1-2 साल से उतना अच्छे लेवल पे काम नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज और मेजर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है. इसके अलावा जितनी भी कंपनीज है जो कि स्टील सेक्टर से अपना ताल्लुक रखती हैं, उन्हें डेफिनेटली बहुत ज्यादा डेट लेके रखा हुआ है एंड उनके बहुत ज्यादा शेयर्स तो प्लेस्ड भी हैं. हाँ, धीरे धीरे अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक एक करके कि वो सबके सब धीरे धीरे अपने प्लेस्ड नंबर ऑफ शेयर्स, हाई डेट को धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि या तो वो डेट लेके अपने कैपिटल एक्सपैंड कर सकते हैं या फिर वो डेट को धीरे धीरे कम करते करते अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं. तो यहाँ पे एक बहुत ही एक मिक्स्ड किस्म के फाइनेंशियल डिसीजंस में ये सब कंपनीज थोड़ा फंस चुकी हैं. ज्यादा डेट लेंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा इंटरेस्ट देंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी. बट अगर डेट या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनको डायरेक्टली मिलेगी नहीं, तो इस तरीके से हम लोग उस प्रोडक्शन कैपेसिटी जिसका हम टारगेट करके चल रहे हैं, हम शायद उतने पे पहुंच ही नहीं पाएंगे. तो टेक्निकली अगर इन सभी चीजों से निजात पानी है तो द ओनली ऑप्शन विच वी आर लेफ्ट विद इज प्राइमरीली एफडीआई. किसी भी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को स्टील सेक्टर के इंडिया के रूप में उतारना ही पड़ेगा, और तभी जाके हम लोगों को इस चीज से फायदा हो पाएगा. डेट इज डेफिनेटली नॉट द सॉल्यूशन. यहाँ पे फॉरेन इक्विटी प्रॉपर तरीके से चाहिए होगी इन ऑर्डर टू इन्फ्यूज गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड दैट्स द ओनली वे विद विच we can ensure that our production capacity rises with time.
तो दोस्तों ये तो था इंडस्ट्री का ओवरव्यू अक्रॉस द ग्लोब एंड एज फार एज इंडियन इंडस्ट्री इज कंसर्न। बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप लोग डेफिनेटली इंतजार कर रहे हो, और वो ये कि सर स्टील के स्टॉक्स के बारे में तो बताया जाए। तो जी बिल्कुल बताया जाएगा। अब हम आज की वीडियो में 3 बेसिक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, वो जो कि इस पूरी इंडस्ट्री के पायनियर है और सबसे अच्छे और सबसे आगे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, एज पर स्टैटिस्टा, more than 50% of the Indian production capacity is met by Tata Steel. Tata Steel is also one of the top 15 players across the globe. Apart from that, the second best player available in our country is JSW Steel, and the third best player which is available in our nation is Steel Authority of India Limited. Let's get started with the basic analysis of Tata Steel. Tata Steel is currently trading at rupees 1,385 rupees per share with a trailing 12 months PE of 7.5. With a market capitalization of 1.56 lakh crores, it is one of the leaders in steel industry in terms of revenue and as well as the production capacity. Production capacity of Tata Steel is forecasted to be of 20 metric tons for this particular year. Comparing the same with the industry PE, it comes out to be 14.7. It surely looks undervalued as far as the current numbers are concerned. 20 days last average delivery taken is around 25%. Last 3 financial years revenue has remained really stable between the range of 1.48 lakh crore to 1.58 lakh crores, while the net profit for FY21 was rupees 7,862 crores, resulting in a net profit margin of 5%, which is very low. Debt to equity ratio has definitely improved in the last 5 years from 2.32 to 1.11. In the last 3 years, the stock has delivered a return of 125%. Promoter shareholding has definitely remained stable in the last 1 year. It has remained on the same level of 34.41%. And while on the other side, pledged number of shares have drastically reduced from 3.37% to 1.55%. Suggested target for this particular stock will be to buy at the levels of around 1370 to 1375 for a target upside of 1500 rupees. Keep a stop loss of 1350. Moving on to our next company, JSW Steel, currently trading at the levels of 682 rupees with a TTM PE of 11.47 with a market capitalization of 1.65 lakh crores, is the next best player of steel industry in India in terms of production capacity of 18 metric ton. Comparing the same with industry PE of 14.7 gives a comfortable space for better stock growth in future. 20 days last average delivery taken is around 24%. Last 3 financial years revenue have remained really stable between the range of 73,000 crores to 85,000 crores, while the net profit of FY21 was 7,872, resulting in a net profit margin of 10%. Certainly, JSW Steel has remained better than Tata Steel all over these years in terms of better margins and effective cost of production. The debt to equity ratio of this company has surely improved in the last 5 years from 1.65 to 1.11. In the last 3 years, the stock has delivered a good return of 66%. Going with the better news, the promoter holding has definitely improved from 43% to 44% in the last 1 year, while the pledged shares have reduced substantially from 36% to 15%. It's a massive thing for them. Suggested target for this particular stock would be to buy at around the levels of 660 to 670 for a target upside of 720 to 730. Keep a stop loss of 650. And here comes the last stock for the day, Steel Authority of India Limited, currently trading at the levels of rupees 115 with a low TTM PE of 5.13 as compared to the industry PE, with a market capitalization of 48,000 crores. This is the third largest player as far as the Indian steel industry is concerned in terms of production capacity of 12 metric ton. The average delivery which is taken in the last 20 days is for about 30%. The last 3 financial years revenue have remained really stable between the range of 62,000 crores to 69,000 crores, while the net profit of financial year FY21 was 3,680 crores, resulting at a net profit margin of 5.3%. Just for the sake of better knowledge, I would definitely emphasize upon this fact that SAIL happens to be a turnaround company which has come out of the losses to profits in the last 5 years. The debt to equity ratio has definitely improved in the last 5 years for this particular company from 1.05 to 0.78 now. In the last 3 years, the stock has delivered a return of 48%, while in the last 1 year, it has delivered a massive staggering 200% of return. The promoter holding is definitely reduced, which is definitely not a good sign for you guys. It has reduced substantially from 75% to 65% in the last 1 year.
But then there are no pledge shares as far as this stock is concerned because it is directly controlled by the ministry. The suggested target for sale would be to buy at around the levels of 110 for a target upside of 130. Make sure to keep a stop loss of 102. Now comes the final verdict. Why you should invest into the steel industry and why not? The number one good thing about it is as far as the other industries are concerned, सबका PE बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है. So for that matter, अगर आप 100 रुपये कहीं पे लगा के आते हैं तो उसकी वजह से आपको जो अर्निंग मिलती है वो महज 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये मिलती है. बट देन इफ यूल कंपेयर इट विद द स्टील इंडस्ट्री, यहाँ का इंडस्ट्री PE अभी भी विद इन द रेंज ऑफ 15 चल रहा है, विच श्योरली मेक्स इट अ वेरी गुड बेट. द ओनली प्रॉब्लम हियर कम्स इन इज लॉट ऑफ डेट हैज बीन टेकन बाय लॉट ऑफ कंपनीज. उस डेट की वजह से, उस कर्जे की वजह से वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है एज ऑफ नाउ जितना उन्हें करना चाहिए. प्रोडक्शन कैपेसिटी और आने वाले भारत का प्लान बहुत ही कमाल का है. धीरे धीरे वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है. द ओनली थिंग दैट यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू एनी ऑफ द स्टील स्टॉक्स इज दैट यू विल हैव टू हैव गुड अमाउंट ऑफ पेशेंस. Patience will lead to good profits. As of now, it might not prove to be a very brilliant idea to invest into all these stocks. But then, if you are having a time horizon of at least 5 years, for the next 5 years, make sure that you invest your some chunk of money into steel stocks as well, because they have got the potential to deliver at the later stages of life. Lastly, if you'll ask me which one to bet for, I would definitely go ahead with Tata Steel for all the reasons that I have cited just now. तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अबाउट द स्टील सेक्टर एंड कंपनीज ऑफ इंडिया. मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको डेफिनेटली आने वाले वक्त में मदद करे टू टेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड विद द हेल्प ऑफ देम यू विल बी एबल टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स. मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.